आज के ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका जो आप लोगों को फॉर्मर देखने को मिलेंगे, उन्होंने ये बोला कि जुडिशरी के अंदर में जो ट्रस्ट है वो लूज हो रहा है आज की डेट में। इंडियंस, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनका जो केस का जो डिले हो रहा है आज की डेट में, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब केस डिले हो रहे हैं और लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो डिले और केस की पेंडेंसी सबसे ज्यादा दिक्कत वाली देखने को मिलेगी। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर इनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, यशवंत वर्मा का केस ऐसा है, इनके घर पर आग लगती है। आग लगने के बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने आते हैं, ये घर पर नहीं होते हैं। तो आग बुझाते बुझाते वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर नोटों के पहाड़ लगे हुए थे, यानी कि नोटों की दुनिया भर की गड्डियां वहां पर रखी हुई थी। आज के ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका जो आप लोगों को फॉर्मर देखने को मिलेंगे, उन्होंने ये बोला कि जुडिशरी के अंदर में जो ट्रस्ट है वो लूज हो रहा है आज की डेट में। इंडियंस, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनका, सिटीजन का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये अपने आप में बहुत ही हैवी स्टेटमेंट आप लोग बोल सकते हो। जैसे हमने बोला था एक बार कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में ट्रस्ट लूज हो रहा है, तो क्यों लूज हो रहा है, तो उसके बारे में तो मैं आप लोगों से आगे बात करूंगा। एक पूरा का पूरा आर्टिकल छापा गया इसको लेकर कि कैसे हमारे देश के अंदर में आज की डेट में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी कि कैसे यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं। तो वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा, पर लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा निकल कर आ रहा है, वो मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि अगर इस चीज को हम लोग समझना चाहते हैं तो ये चीज हम लोग को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो मैं यहां पर करूंगा बात आप लोगों से। ये पूरा का पूरा फ्रीक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चन है उसमें दे रखा है आज ही के न्यूज़पेपर में। पर लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी के अंदर ऐसा क्यों बोला गया, प्रेजेंट टाइम पर ऐसी क्या सिचुएशन देखने को मिली। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट निकल कर आ रहे हैं जो कि बार बार ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि आखिर कौन इन चीजों को रोकेगा। तो इसमें से कुछ इंसिडेंट अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखे, जिसमें एक तो यही केस निकल कर आया अभी यहाँ पर जज वाला। इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे निकल के, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाया कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब आज की डेट में। मतलब उधर देखो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इधर देखो तो यहाँ पर ये कोई बॉडी ऐसी है कि नहीं जिसके ऊपर में इंसान शांति बैठकर ट्रस्ट कर सके। तो इसको लेकर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पर ये इस तरीके की बात बोली, और खुद एक हाईएस्ट ऑथोरिटी अगर ऐसी बात बोलता है तो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं फिर यहाँ पर। तो इसके चलते इन्होंने कई सारी बातें बताई कि आखिर समस्या क्या है आज की डेट में जुडिशरी को। अगर आप लोग देखते हो, जो समस्याएं मैं एक एक कर गिनवाता हूं और फिर आप लोगों से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्कस करूंगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोला इन्होंने, वो बोला आज की डेट में जो केस का जो डिले हो रहा है आज की डेट में, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब केस डिले हो रहे हैं और लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो डिले और केस की पेंडेंसी सबसे ज्यादा दिक्कत वाली देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर इनएक्सेसिबल है आज की डेट में जस्टिस। आप लोग सोचो कितने सारे लोग हैं जो समस्या में रहते हैं और उनको लगता है कि कोर्ट में चला जाना चाहिए, तो आप लोग खुद पता चल जाएगा कि कितने सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तीसरा यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि डेफिशिएंसी है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर जब आप लोग जुडिशरी के अंदर में जाते हो तो वहां पर मेल और फीमेल के जो वॉशरूम है वो अलग नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसी समस्या है आज भी डेट कर। अगर कोई जज है फीमेल, वो आज के डेट में अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो क्रैच की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है कि वो बच्चे को दूध पिला सके कहीं पर बैठकर। ऐसी समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। चौथा इनके द्वारा बोला गया कि वैकेंसी जो है वो दुनिया भर की खाली पड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में आप लोग समझ सकते हैं, जो कि हम लोग को समझना चाहिए। इसी के साथ में एक बहुत ही खतरनाक बात इन्होंने बोली, वो ये है कि फॉल्स केसेस जो हैं वो आज की डेट में इतने सारे आ रहे हैं जो कि झूठे केस हैं। उसके चलते यहाँ पर केस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कई बार कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कानून का लूप होल का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। तो ये समझना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो ये भी इनके द्वारा यहाँ पर बात उठाई गई। कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में आज की डेट में ये एक मुद्दा बन चुका है। अगर आप लोग बात करते हैं तो केस कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर लूप होल का इस्तेमाल कर कर हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो इनको भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ से आप लोगों से मैं बात करता हूँ कि नहीं यार ये वाली समस्या सबसे बड़ी है। आप लोगों ने अगर कोई समस्या फील की है, कोई समस्या फेस की है, तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं कि आप लोग को वो समस्या कौन सी लगी है, ठीक है।
अभी जो नेक्स्ट यहाँ पर ये तो एक आर्टिकल हो गया। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ये साइड वाला आर्टिकल, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाला आर्टिकल कि यहाँ पर इनको लेकर अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर इनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, यशवंत वर्मा का केस ऐसा है, इनके घर पर आग लगती है, आग लगने के बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने आते हैं, ये घर पर नहीं होते हैं, तो आग बुझाते बुझाते वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर नोटों के पहाड़ लगे हुए थे, यानी कि नोटों की दुनिया भर की गड्डियां वहां पर रखी हुई थी। तो वो वहां से उनकी जो पर्टिकुलर फोटो या वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है, वो शेयर की जाती है कि ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, और वहां से इनके ऊपर में पूरा का पूरा जो है सिकंजा कस जाता है फिर यहाँ पर। तो ये माहौल निकल कर आता है। तो ये जैसे ही वायरल होती है न्यूज, कई सारे लोग ये बताते हैं कि भाई इनको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है दिल्ली से, कहां पर, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर में। तो ये काफी बड़ा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर से ही जुड़े हुए थे यहाँ पर, जब परमानेंट जज के तौर पर आए थे, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया था 2021 से इनको, और फिर यहाँ पर ये पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी इन्होंने देखे थे जिसके चलते इनके ऊपर में ये भी आरोप है कि गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिए गए, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट कर रही है, जबकि यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलिज्म के हाथ में जाता है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगता है जब हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। तो अभी ये बता रहे कि क्या इनको हटाया जाएगा। हमारे देश के अंदर में अगर जजेस को हटाना है तो उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसको आप लोग कहते हैं इम्पीचमेंट। ये कहीं कहीं छोटी छोटी सी लाइन है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये पीपीटी जो मैंने वहीं से उठाई है, एप्लीकेशन पे मैंने क्लास ली थी पॉलिटी वाली, तो वहां से पीपीटी उठाई है। तो ये कई सारे तो मैंने हटा दी थी, क्या दुक्का बच गए, तो इसको आप लोग बेसिकली जो पेड है पॉइंट उनको देखिए, ठीक है। यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर हमारे देश के अंदर में किसी भी पर्टिकुलर जज को हम लोग को हटाना है, तो उसके लिए बकायदा प्रोसीजर है हमारे पास में, जिसके चलते उस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर क्या बोलता है, अगर आप लोगों को जज को हटाना है तो जज को हटाने के लिए हमारी पार्लियामेंट को काम करना पड़ेगा। और जब मैं शब्द पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं, तब आप लोग याद रखना यहां पर, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों। अगर कोई हम लोग को जज को हटाना है, तो सबसे पहले हम लोग को एक मोशन साइन करनी पड़ेगी। आप लोग ऐसा समझो कि एक, क्या हो गया, हाँ चल गया, हम लोग को एक पेपर साइन करना पड़ेगा, एक पेपर उठाना पड़ेगा, जिसके ऊपर में अगर 100 मेंबर लोकसभा के और 50 मेंबर राज्यसभा के और लिखा हुआ है, यानी कि या तो ये या फिर ये, अगर उस पर साइन कर कर स्पीकर के पास में जाएं, स्पीकर के पास कहां जाएंगे, लोकसभा में, चेयरमैन के पास कहां जाएंगे, राज्यसभा में, दोनों में से एक भी चला गया, लोकसभा चली गई या राज्यसभा चली गई, तो यहां पर इसको लेकर चले गए, तो भाई साहब स्पीकर होगा लोकसभा वाला और चेयरमैन होगा राज्यसभा वाला, वो इस चीज को देखेंगे कि क्या ये चीज सही है। अगर उनको लग रहा है कि ये चीज सही है, तो इस मोशन को वो एक तरीके से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। उनको लगे कि फालतू की बात कर रहे हैं बिना सर पैर की, नहीं ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये चाहे तो यहीं पर ही इसको ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ये स्टेप है जो मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर अगर आप लोगों को किसी भी जज को अगर यहां पर इम्पीचमेंट करना है, तो ये समझो ये 7 स्टेप याद रख, ये यहां पर 7 स्टेप आप लोग याद रखना, 7 फेरों में शादी हो जाएगी, यानी कि उसका इम्पीचमेंट हो जाएगा, पतली गली से निकल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन दे तक भी आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जैसे यहां पर ये इसके पास में जाएंगे स्पीकर या फिर चेयरमैन के साथ में, तो या तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर रिफ्यूज कर देंगे, यानी कि हम नहीं मानते भाई, तुम तो गलत बात कर रहे हो, तो वो इसको यहीं पर ही अगर रिफ्यूज कर देंगे, तो यहीं पर ही कहानी खत्म हो जाएगी, वो जज अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए यहां पर नजर आएंगे। ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझिए। तीसरे नंबर पर यहां पर क्या होगा, अगर लगा कि हाँ सही है यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है भाई ने, तो फिर यहां पर 3 मेंबर की एक कमेटी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। ये जो पर्टिकुलर कमेटी है, इस कमेटी के अंदर में आप लोगों को यहां पर कौन कौन देखने को मिलेंगे, चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट रहेंगे जो कि इस फील्ड की नॉलेज रखते हैं। ये इस एरिया को फिर यहां पर खंगालेंगे और चेक करेंगे क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बेसिस पर फिर चीजें आगे बढ़ेगी। अगर इस कमेटी को भी लगा कि भाई साहब हाँ धांधली तो हुई है, तो फिर यहां पर चीजें आगे बढ़ती हैं। इस कमेटी की जो फाइंडिंग ने अगर गिल्टी पा लिया कि मिसबिहेव किया गया है, ठीक है, और इनकैपेसिटी है, अगर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो फिर यहां पर ये कमेटी की फाइंडिंग के बेसिस पर फिर हम लोग क्या करेंगे, मोशन जो है वो यहां पर जो भी पार्लियामेंट के अंदर में
लेकर जाएंगे इसको कि हाँ ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये एक पास करेंगे मोशन कि हाँ इनको हटा दिया जाए, और ये स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर पास किया जाता है और ये दोनों हाउस पास करेंगे, पहले एक में जाएगा फिर दूसरे में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट यहाँ पर ऑर्डर देते हैं रिमूव करने के लिए जज को। मतलब अगर यहाँ पर इस इंसान की ने कुछ गलती की है और यहाँ पर रियलिटी में ये गिल्टी पाए गए हैं, तो यहाँ पर इनको हटाने के लिए पूरा का पूरा शाम दाम दंड भेद लगाना पड़ेगा। इतना इजी नहीं होता है किसी भी जज को हटाना। इतने शाम दाम दंड भेद क्यों लगा रखे हैं? आखिर भाई इतना बड़ा क्यों शाम दाम दंड भेद जोड़ रखा है? यही तो खेल है, यही तो खेला है बुबुआ। अगर ये खेला नहीं होगा तो भाई सब कुछ रेला हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये कि हमारे देश के अंदर में, संविधान के अंदर में आर्टिकल 50 ये बोलता है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए हमारे देश की जुडिशरी यानी कि जजेस के बीच में, और हमारे देश की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कि कानून बनाने वाले और कानून को इंप्लीमेंट करने वालों के बीच में। अगर जजिस को हटाना इतना आसान होगा तो कोई भी किसी को भी हटाकर फेंक देगा 1 सेकंड के अंदर में। ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में याद रखना। तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे की जाती है, कॉलेजियम सिस्टम मैंने कल पूरा समझा दिया था। आज मैंने रिमूवल भी समझा दिया आप लोगों को। तो पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चलता है वो पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। इसके ऊपर में फिर एडिटोरियल आएंगे, अगर फिर एडिटोरियल आएंगे तो फिर रिवाइज करा दूंगा आप लोग का। अगर रेगुलर लेक्चर देख रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेगुलर लेक्चर नहीं देख रहे हो और आप लोग बरसाती मेंढक हो कि भाई आज चले आज देख लिए और कल गायब हो गए, यार फिर तो ऊपर वाला भी आप लोग का कुछ नहीं कर सकता। अगर एक चीज भी आप लोग रेगुलर नहीं कर रहे हो पूरे दिन में, तो फिर तो मतलब गलत ही जगह जाना चाहिए। मतलब फिर तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं आप लोग का, फिर तो कुछ और ही होना चाहिए जो आप लोगों को सुटेबल लगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, मैं आशा करता हूं आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। पूरा का पूरा मुद्दा मैंने समझा दिया है, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर होगा तो उसको यहीं पर ही छोड़कर जाना है। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी? एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये आप लोग याद रखना, आज है संडे। संडे के दिन जो है आज की टेस्ट सीरीज आप लोग अपनी एक टेस्ट सीरीज कोशिश किया करो कि संडे में एक टेस्ट फिक्स कर लो। ठीक है, जो भी आप लोगों का जिस भी क्लासेस की आप लोग तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे आप लोग किसी और की एग्जाम की, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो अपना एक टेस्ट फिक्स कर लो। या तो एप्लीकेशन यूज करो या फिर वेबसाइट यूज करो। और मैं ये नहीं कह रहा कि एसएलवी ही यूज करना है, आप लोग किसी भी अगर एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जुड़े हो भारत के अंदर में तो उसको यूज करो, पर एक टेस्ट वीक में एटलीस्ट वन टेस्ट जरूर दो। मिनिमम एक टेस्ट कम से कम वीक में दो। इतना तो आप लोगों को होना ही चाहिए। बाकी अगर आप लोगों का टाइम अलाउ कर रहे हैं तो वीक में 2 भी दे सकते हैं। एक टेस्ट को देने में लगभग 2 घंटे आप लोग के लगते हैं, उसके बाद में कम से कम 3 से 4 घंटे आप लोग के एनालिसिस में जाने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। इतने अच्छे से आप लोग को उस पेपर को एनालिसिस करना है। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक वो पेपर पेपर नहीं माना जाएगा। और एनालिसिस करते टाइम आप लोग को ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही और गलत कर रखे, इससे दिमाग को दूर हटा के ये देखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और उन कॉन्सेप्ट को बैकएंड में जाकर पढ़ाई करनी है। इसीलिए मैंने बोला है कि आप लोग को ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम भले ही 4 5 6 घंटे लग जाएं, आप लोग स्टार्टिंग में जब करोगे ना ढंग से एनालिसिस, मैं आप लोग को बता दूं स्टार्टिंग में 6 6 घंटे तक 7 7 घंटे तक भी लगे हैं मुझे। मॉर्निंग में मैंने टेस्ट लगा लिया, और मॉर्निंग में टेस्ट लगाने के बाद में मान लीजिए मैंने 9:30 बजे से अपना प्रीलिम्स के टाइम पर 11:30 बजे तक मैंने टेस्ट लगा लिया। ठीक है, इसके बाद में फिर जब मैं एनालिसिस करने बैठता था, मान लीजिए 12 बजे से एनालिसिस करने बैठ गया, शाम को 7 7 8 8 बजे तक भी मैंने एनालिसिस किया है, 6 से 7 7 घंटे लगाकर। पर लेकिन ये 6 7 घंटे आप लोग को स्टार्टिंग के 15 से 20 टेस्ट में ही लगेंगे। 15 से 20 टेस्ट जब आप लोग के हो जाएंगे ना पूरे रेगुलर कंप्लीट सिस्टमेटिक वे में, उसके बाद में ये टाइम आप लोग का घटना स्टार्ट हो जाएगा। और ये टाइम घटते घटते आप लोग का लगभग 2 से 3 घंटे पर भी आ जाएगा, अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग एनालिसिस करते हुए नजर आओगे। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ये चीज फिक्स कर लो। अगर ये चीज फिक्स कर ली तो जिंदगी भर याद रखोगे कि वीर भाई ने कोई बात बोली थी यार और उसने जिंदगी संवार दी। और अगर फिक्स नहीं करोगे, हजारों की सुन लोगे, लाखों लोगों की सुन लोगे, पर लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये मैं आप लोग को एक ऐसे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जिसमें ओनली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। जितने भी आज की डेट में जिसने भी एग्जाम निकाला, जितने भी लोगों से बात हुई है, उन सब से मैं ये इस तरीके की चीजें पूछते रहता हूँ। उन सब के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। जिंदगी में पेपर से बढ़िया प्रिपरेशन करने का कोई मीडियम नहीं है। उसी के थ्रू अपना रिवीजन करो, उससे बेस्ट कोई रिवीजन की स्ट्रेटजी नहीं है। क्योंकि एग्जाम में भी आप लोगों को वही काम करना है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि घर पे बैठकर भाले चला लो। भाई साहब जब लड़ने गए युद्ध में, वहां पर तलवार दे दी हाथ में, यार अब तक तो भाला चलाया था, तलवार कैसे चलाए? तो इसलिए आप लोग को तलवार ही चलानी सीखनी पड़ेगी अगर एग्जाम निकालना है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखो। तो जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसके टेस्ट सीरीज जरूर दो, एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम वीक में 1 2, और वीक में 2 दे रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। समझ में आ गया?
तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको ध्यान रखोगे। क्या गुरुदेव एनालिसिस करते टाइम लिख प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अपने नोट्स भी बना सकते हो चाहो तो आप लोग छोटे छोटे इस टॉपिक में, यार ये चीज मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, इस चीज को मैं बार बार क्वेश्चन गलत कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो आराम से। और टॉपिक वाइज उठा लो बैक एंड में जाकर, और देखो नॉर्मल पढ़ने बैठोगे ना, एक दिन में एक चैप्टर मुश्किल से पढ़ोगे, पर टेस्ट लगाओगे ना एक दिन में दुनिया भर के टॉपिक में को आप लोग निकल जाओगे। और रेगुलरली आप लोग को टॉपिक रिपीट होते हुए नजर आएंगे। आज फंडामेंटल राइट को क्वेश्चन आ गया, आज रिवीजन मार दिया, कल फिर आगे दूसरे टेस्ट में आ गया, 2-3 दिन बाद फिर रिवीजन मार दिया, उठा के फटाफट, टाइम भी नहीं लगेगा, आप लोग फटाफट चीजों को रिकॉल करना भी स्टार्ट कर दोगे। ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो इस चीज को हल्के में मत लीजिए। जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर किसी एग्जाम की नहीं कर रहे हैं तो एनसीईआरटी लीजिए, स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के टेस्ट प्रैक्टिस करिए। 130 टेस्ट है टोटल मिलाकर, 110 तो नॉर्मल है और कई सारे रिविजन भी हैं, उनको प्रैक्टिस करिए बैठकर आप लोग अच्छे से, ठीक है। और फिर देखिए कितना मजा आता है, शानदार तरीके से आप लोग की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है।